हाँ तो बताओ बच्चों, एक इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या नाम है? कविता मैम इस सरकारी स्कूल की बायोलॉजी टीचर हैं। उसने जो सवाल पूछा था, सारे बच्चे उसका जवाब याद करने में लग गए। तभी उनकी नजर क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी एक बच्ची पर पड़ी जो अपना सर खुजला रही थी और उसने काफी देर बाद आंसर बताने के लिए अपना हाथ उठाया। अरे वाह सिंड्रेला, तुम्हें आंसर पता है? जी हाँ मैडम। तो बताओ फिर। मैडम जी, वो हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे ज्यादा लंबी होती है। अरे वाह, शाबाश। और उसे क्या कहते हैं? मैडम जी, उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड सिंड्रेला। सारे बच्चे सोचते रह गए और तुमने सर खुजलाकर एकदम सही जवाब दे दिया। कविता मैम की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे हंसने लगे और उनकी हंसी सुनकर सिंड्रेला उदास हो गई। कविता मैम को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे बच्चे हंसने लगे और सिंड्रेला मायूस हो गई। फिर अगले दिन, बच्चों, आज का सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बच्चे फिर से जवाब याद करने की कोशिश करने लगे कि तभी सिंड्रेला ने सर खुजलाते हुए हाथ खड़ा किया। अरे वाह सिंड्रेला, फिर से शाबाश। बताओ उत्तर क्या है? मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड सिंड्रेला, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता है। कविता मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। पर तभी किसी शरारती बच्ची ने कहा, हाँ, इसका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि इसकी सर में जुएं भी तो उतनी ही तेजी से दौड़ती हैं। उस बच्चे की बात सुनकर फिर से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। अब की बार कविता मैम ने भी ये बात सुन ली थी। उन्होंने उस शरारती बच्ची को बहुत डांट लगाई और फिर उन्होंने सिंड्रेला की तरफ देखा जो लगातार रोए जा रही थी। तो उन्होंने जाकर उसे समझाकर चुप करा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल में परीक्षाएं हुई, लेकिन सिंड्रेला जो क्लास में सारे सवालों के जवाब सही देती थी, वो 100 में सिर्फ 40 नंबर ही ला पाई। उसके नंबरों को देखकर कविता मैम हैरान थी। तो उन्होंने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और पूछा, सिंड्रेला, ये क्या है बच्ची? तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता था, फिर परीक्षा में क्या हुआ? इतने कम नंबर? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम रो मत। मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मैडम जी, पढ़ाई तो बहुत की थी। मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन क्या? मैडम, ये जुएं मुझे पढ़ने नहीं देती। मेरे सर में बहुत सारी जुएं हैं, इसी वजह से मैं सारा दिन अपना सर खुजलाते रहती हूँ और इन जुओं की वजह से ही कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता और न ही कोई मेरे साथ बैठता है। सारा दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। सिंड्रेला की बात सुनकर कविता मैम ने पहली बार उसके सर को ध्यान से देखा तो उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई सिंड्रेला के सर में बहुत सारी जुएं हैं और साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और हाँ, कल अपने मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ स्कूल लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन सिंड्रेला अपने माता पिता को स्कूल लेकर आई। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। मैंने आप दोनों को सिंड्रेला के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो बस जैसे तैसे पास ही हो रही है।
जी हाँ मैडम जी, सिंड्रेला ने बताया हमें। वो बेचारी अपने सर के जुओं से बहुत परेशान है। सिंड्रेला ने हमें बताया था कि वो सारा वक्त अपने सर में खुजली करती रह गई और उतने में पेपर का समय पूरा हो गया, जबकि उसे सब कुछ आता था, पर फिर भी वो सब कुछ नहीं लिख पाई। हाँ, तो यही बात तो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि सिंड्रेला को अपने सर की सफाई रखनी चाहिए और आप दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। वो अपना सर हमेशा साफ रखती है, रोज नहाती भी है, पर जुएं उसके सर से जाती ही नहीं। उसकी इस बीमारी से तो हम बहुत परेशान हैं। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कई बार गंदगी की वजह से भी सर में जुएं पड़ जाती हैं और कई बार कुछ और कारणों से भी ऐसा हो सकता है। मैडम, हमने इसका इलाज कराने की भी कोशिश की। वो एक डॉक्टर थे, डरला मटोजी। हाँ, मैं समझ गई, डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर क्या हुआ? उनकी फीस और इलाज बहुत महंगा था, तो हम उनके पास जा नहीं पाए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं ये पता लिख कर दे रही हूँ, आप उन डॉक्टर से मिल लीजिए। ये भी डर्लामटोजी है? हाँ, ये भी वही है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर मैडम जी, इनकी फीस। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरे पति हैं, आपसे इलाज के पैसे नहीं लेंगे। कविता मैम की बात सुनकर सिंड्रेला की माता पिता को बड़ी राहत मिली। अगले ही दिन वो सिंड्रेला को डॉक्टर विजय के पास ले गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, वो हमें मैडम जी ने भेजा है। अच्छा, तो आप सिंड्रेला के माता पिता हैं और तुम सिंड्रेला होगी, है ना? जी सर। आओ भाई सिंड्रेला, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। देखिए तुम्हारे सर की हालत कैसी है। डॉक्टर विजय ने सिंड्रेला का सर पकड़ा और उसे अच्छे से देखा, फिर बोले, देखिए, ये गंदगी की वजह से नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ये जुएं आम शैम्पू या घरेलू नुस्खों से नहीं जाएंगे। तो फिर डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अरे घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ दवाई और लोशन लिखकर दे रहा हूँ, बाहर स्टोर से ले लीजिए। और हाँ, उन्हें कह देना कि मैंने भेजा है, तो वो आपसे पैसे कम लेंगे। डॉक्टर विजय और कविता मैम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने सिंड्रेला और उसके घर वालों की बहुत मदद की थी। अब सिंड्रेला वक्त पर विजय की लिखी हुई दवाइयाँ खाती और सर में लोशन भी लगाती। कुछ दिन बाद उसके सर से जुएं जड़ से गायब हो गयी। और फिर कई दिनों के बाद, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सिंड्रेला, कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, और देखिए ना, अब मेरे सर में एक भी जू नहीं है। डॉक्टर साहब ने और उनकी दवाइयों ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर हस्बैंड किसके हैं? कविता मैम की बात सुनकर सिंड्रेला जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में फिर से परीक्षाएं थीं। इस बार सिंड्रेला ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से दिया। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सिंड्रेला पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। और इस बार क्लास में फर्स्ट आई है सिंड्रेला, पूरे 98% मार्क्स के साथ। स्कूल के सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और स्कूल का बाकी स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। और ये देखकर सिंड्रेला के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और खुद सिंड्रेला भी खुशी से रोने लगी। शायद उसके माता पिता के साथ साथ उसने भी खुद से सारी उम्मीदें तोड़ ली थी, जो अब पूरी होते दिख रही थी। ये सब आपकी और डॉक्टर साहब की वजह से ही हो पाया है मैडम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे नहीं बहन जी, आपकी बच्ची तो शुरू से ही होशियार थी, बस उसे थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सिंड्रेला अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगी। हाँ मैडम जी, मैंने तो सोच भी लिया, मैं अपनी सिंड्रेला को एक डरला मटोजी बनाऊंगी। हाँ अरे मम्मी, डरला मटोजी नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट। सिंड्रेला की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। कविता मैम भी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कोशिश से एक बच्ची की जिंदगी संवर गई थी और उसके सपनों को पंख मिल चुके थे। सोनम को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर घूमने जाती थी। एक दिन सोनम की मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से होती है। संजय बहुत ही काला लड़का था, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छा था। इसी तरह सोनम और संजय रोज मिलने लगे थे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम शादी करके अपने परिलोक वापस चली जाती है। अरे सोनम, तुमने एक इंसान से शादी की है, अब तुम्हें परिलोक में रहने का कोई हक नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे तुमने एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवाई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। सोनम को परिलोक की सारी परियां मिलकर परिलोक से बाहर निकाल देती हैं। सोनम अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर रहने लगी थी। थोड़े समय बाद सोनम को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो अंजलि रखती है। लेकिन अंजलि अपने पिता की तरह बेहद काली थी। एक दिन संजय की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनम परी अब अपनी बेटी के साथ पृथ्वी लोक पर अकेली रह जाती है। अब उसके पास ठीक से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उसे ठीक से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे अपने परिलोक वापस जाना चाहिए। सोनम अपनी बेटी को लेकर वापस अपने परिलोक जाती है। सोनम परी सीधा रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। पृथ्वी लोक पर मैं अपनी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे परिलोक में रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है सोनम परी, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देती हूँ, लेकिन तुमने एक इंसान से शादी की है, इसीलिए तुम कभी भी परियों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। ठीक है रानी परी, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस यहाँ मेरी बेटी की परवरिश ठीक से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद से सोनम अपनी बेटी के साथ परिलोक में रहने लगती है। परिलोक में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां थी। सभी परियां सोनम की बेटी अंजलि का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब अंजलि शादी लायक हो चुकी थी। सोनम को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। परिलोक में हर कोई अंजलि को देखकर चला जाता था और पीछे से उसका बहुत मजाक बनाता था। ये सब सोनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन महल में रानी परी ने सभी परियों के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था। सभी सुंदर सुंदर परियां उसमें शामिल होती हैं। जब ये बात सोनम परी को पता चलती है, तो वो भी अपनी बेटी अंजलि को लेकर उस स्वयंवर में पहुंच जाती है। अंजलि और सोनम को देखकर वहाँ सभी परियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सोनम, यहाँ से चुपचाप चली जाओ, तुम यहाँ हमारा स्वयंवर खराब करने आई हो ना? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। देखो बहन, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या पता मेरी अंजलि को भी कोई लड़का मिल जाए। ये स्वयंवर परियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं।
और तुमने पहले ही एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवा दी है। इसीलिए अच्छा होगा कि ये इंसान की बच्ची को लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक परी हूँ, मेरे अंदर एक परी वाले सारे गुण हैं। अगर तुम एक परी हो तो तुम इतनी काली क्यों हो? हमारी तरह गोरी क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परियां बहुत खूबसूरत और गोरी होती हैं? तुम काली हो, बेहद काली। इसीलिए तुम एक परी बिल्कुल नहीं हो सकती। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना हम धक्के मार कर तुम्हें बाहर कर देंगे। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए न रानी परी, ये सब मुझे और मेरी बेटी को इस स्वयंवर में आने से मना कर रही है। मेरी बेटी भी शादी लायक है रानी परी, उसे भी इस स्वयंवर में आने का पूरा हक है। देखिए रानी परी, अगर ये इंसान की बच्ची इस स्वयंवर में रहेगी तो हम सभी परियां यहाँ से अभी चली जाएंगी। हाँ, हम अभी चली जाएंगी। सोनम परी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम परियों के किसी भी कार्यक्रम में अब भाग नहीं ले सकती। इसीलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हो। यदि तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई तो तुम दोनों को धक्के मारकर परीलोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोनम परी अपनी बेटी को लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन अंजलि परी पृथ्वीलोक पर घूमने जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, रक्षा करो मेरी। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अंजलि परी उस आवाज को सुनते हुए एक गुफा में चली जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल ने रानी परी को बंदी बना रखा है। अरे, ये तो रानी परी है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे बरसों के बाद तू मिली है। तूने मुझे परीलोक से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। अब देख, आज मैं अपना बदला लूंगी। मैंने तुम्हें परीलोक से इसीलिए निकाला था क्योंकि तुम काला जादू करती थी और दूसरी परियों को परेशान करती थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी थी, कुछ गलत नहीं किया था। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी बुढ़िया। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। चुड़ैल रानी परी को मारने के लिए अपने शस्त्रों को तैयार करती है। ये चुड़ैल तो रानी परी को मार डालेगी। नहीं, मुझे रानी परी को बचाना होगा। तभी अंजलि चुड़ैल के सामने पहुँच जाती है और बोलती है, रुको, तुम रानी परी को कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, रानी परी को छोड़ दो। ए लड़की, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस रानी को इसके किए की सजा दे रही हूँ। मैं सब जानती हूँ, रानी परी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं रानी परी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। चुड़ैल अंजलि पर अपने जादू से वार करती है और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देती है। मैंने कहा था तुझे कि चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। अब इस रानी परी से पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद इस रानी परी को मारूंगी। अंजलि अपने जादू से चुड़ैल से लड़कर रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी आजाद होते ही अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर वार करती है और चुड़ैल को कैद कर लेती है। फिर अंजलि और रानी परी मिलकर चुड़ैल को भस्म कर देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम आज सही समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं मिलती। रानी परी, आप हम सबकी रक्षा करती हैं। यदि आज मैंने आपकी रक्षा की तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा,
और तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं रानी माँ, जिस समय पर जो सही था आपने वही फैसला लिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रानी माँ। अंजलि की ये बात सुनकर रानी परी अंजलि को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर रानी परी एक सोने का लहंगा प्रकट करती है और अंजलि परी से कहती है, अंजलि ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाओगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, इसे पहन लो। उसके बाद अंजलि उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और देखते ही देखते वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। फिर वो रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद वो दोनों परी लोग वापस लौट जाते हैं। परी लोग आकर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानी परी सोनम के पास अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। सोनम, मुझे अपने बेटे शाहरुख की शादी तुम्हारी बेटी अंजलि के साथ करनी है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? रानी परी, क्या आप सच में मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं? हाँ सोनम, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि और शाहरुख की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद अंजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करती है।